हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग के ग्रुप डी की जो भर्ती आने वाली है, उसके संबंध में। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा दिसंबर के पहले वीक में इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किए जाने की घोषणा करी गई है। अभी तक आप सभी को पता होगा कि 3 जिलों की जो खाली पदों की संख्याओं की जो लिस्ट है वो भी जारी हो चुकी है, जिसे कि मैंने अपने इस चैनल पर अलग-अलग ज़िले की अलग-अलग लिस्ट उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। लेकिन अभी भी बहुत से अभ्यर्थियों का इस भर्ती जो ये भर्ती आनी है, इसको लेकर बहुत सी क्वेरीज़ हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के बार-बार कमेंट आ रहा है कि हमें चमोली की लिस्ट दीजिए या हमें पौड़ी की लिस्ट दीजिए या अभी तक अल्मोड़ा की लिस्ट नहीं आई। तो उन सभी क्वेरीज़ को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आप सभी को यह भी बताने वाला हूँ कि जो जो यह भर्ती होनी है, इनमें जो पदों की संख्या है, वो किस तरीके से निर्धारित की जानी है और इसमें जो परिचारक, स्वच्छक और चौकीदार की जो पद हैं, उसमें आपको किस तरीके से बिना एग्ज़ाम दिए जॉइनिंग मिल सकती है और किस तरीके से आप इस नौकरी को पा सकते हैं, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग ग्रुप डी की भर्ती पदों की चर्चा के बारे में मैंने यहाँ पर एक पैम्पलेट बनाया हुआ है। यह मैंने क्यों बनाया है इस पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक स्कूल में या विद्यालय या इंटर कॉलेज में आप सभी को पता होगा कि स्कूल में परिचारक होते हैं, स्वच्छक होते हैं और चौकीदार होते हैं, जो कि ग्रुप डी के तहत भरे जाते हैं। अभी तक ये पक्के पद होते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में बाहरी कंपनियों के द्वारा, आउटसोर्सिंग जो कंपनी हैं, उनके द्वारा इनकी पदों को भरे जाने की बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो ये आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, ये निर्धारित करेंगी कि जो ये भर्तियां होनी है, इन भर्तियों के लिए आपके लिए वो क्या क्वालिफिकेशन रखेगी और किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रखती है। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, जो ये पदों पर चर्चा मैं की जो बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक यह पता लग चुका है कि किस तरीके से कितने जो परिचारक या चौकीदार या स्वच्छक हैं, उनको किस स्कूल में तैनाती मिलेगी। मैं आप सभी को बता दूँ कि जिस भी इंटर कॉलेज में 500 बच्चे हैं या 500 से अधिक बच्चे हैं, उन इंटर कॉलेज या वो उन स्कूलों में 1 परिचारक और 1 चौकीदार की नियुक्ति होनी है। इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। और जहाँ पर 1000 से अधिक जिन इंटर कॉलेजों में या जिन विद्यालयों में 1000 से अधिक बच्चे हैं, वहाँ पर 2 परिचारक और 1 यहाँ पे चौकीदार की नियुक्ति होनी है, स्वच्छा के चौकीदार की नियुक्ति होनी है। परिचारक को हम अटेंडेंट कहते हैं, जबकि स्वच्छक को स्वीपर व चौकीदार को वॉचमैन कहते हैं। इस चीज़ को भी आपको जान लेना है। आप सभी को पता ही होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा कि जो स्कूल में इन परिचारकों या वॉचमैन या स्वीपर का कार्य क्या होता था। 4th क्लास में इन श्रेणियों को रखा जाता है, जिसके तहत ये पद भरे जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि आपको तैनाती कहाँ मिलेगी। बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी सवाल है कि तैनाती कहाँ मिलेगी। यदि आप अल्मोड़ा ज़िले के हैं, तो क्या आप नैनीताल ज़िले के लिए डाल सकते हैं? तो ऐसा भी बहुत सारे बच्चों का मानना है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ऐसा नहीं होगा। जिस ज़िले का आपका स्थायी प्रमाण पत्र होगा, उसी ज़िले के ब्लॉक के लिए आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब वो आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी तरीके से। लेकिन मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ कि जो तैनाती होने वाली है उत्तराखंड के 13 जिलों के अंदर जितने भी विद्यालयों में जहाँ पर कि परिचारक और स्वच्छक की सीट खाली है, उन उन और उन शिक्षा विभागों में या शिक्षा विभाग के जो कार्यालय हैं जहाँ पर कि ये सीट खाली हैं, वहाँ पर ये भर्ती होनी है। इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। और इसमें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जो इसमें प्राथमिकता दी जाने वाली है, कि जो प्रायोरिटी जो मिलेगी यहाँ पे, तो वो मिलने वाली है स्थानीय लोगों को। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें अब भर्ती नहीं होगा, इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आप सभी को पूरी तरीके से बताने में मैं ल ल मुझे लगता है कि आपको मैं पूरी तरीके से बता पाया हूँ कि किस तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया होनी है।
प्राथमिकता स्थानीय लोगों को मिलेगी। अब वो किस तरीके से स्थानीय लोगों को मिलेगी या कहाँ-कहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं? क्या आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी ब्लॉकों में आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? उन सभी बातों को मैं आगे इस वीडियो में करने वाला हूँ। अब मैं एक-एक पॉइंट बना कर के आपको यह बताने वाला हूँ कि जो यह भर्ती प्रक्रिया होनी है, उसमें किन-किन बातों को आपका ध्यान रखना है। सबसे पहले जो दोस्तों इस भर्ती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वह रहने वाली है आपकी ऐज, यानी आपकी जो आयु सीमा है। तो इसमें आपकी क्या आयु सीमा रहेगी, यह बहुत बड़ा संशय बन चुका है। क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही यह चीज़ बता दी है कि यह भर्ती जो होनी है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस भर्ती को कराने के लिए एक आउटसोर्सिंग कंपनी, जो बाहरी कंपनी होगी, वो निर्धारित की जानी है। तो वही यह निर्धारित करेगी कि इस भर्ती के लिए किस तरीके का आयु सीमा रहनी चाहिए। लेकिन अभी तक जितने भी राज्यों में यह भर्ती होती है, वहाँ पर आयु सीमा जो निर्धारित होती है, वह होती है 18 से 42 साल, ठीक है? यह तो आप मान के ही चलिए कि जो ग्रुप डी की भर्ती होती है, उसमें जो आयु सीमा रहेगी, वह 18 से 42 साल रहेगी। हो सकता है कि जो कार्यालय में आपकी जो आयु सीमा रहेगी वह 21 से 42 साल रह सकती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी जो आयु सीमा रहने वाली है स्कूल्स में वह 18 से 42 साल रहेगी। कुछ दिनों के बाद अभी ब्रीफ नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। उसके बाद आपको पूरी तरीके से यहाँ पता लग चुका होगा कि किस तरीके की इसमें आयु सीमा रहने वाली है और इसमें क्या आपकी क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता इसमें रहने वाली है। क्योंकि आप सभी को जो दूसरा मैंने पॉइंट यहाँ बना के दिया हुआ है वह है शैक्षणिक योग्यता। जो आपकी क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है? क्वालिफ़िकेशन भी एक बहुत बड़ा संशय है, लेकिन अभी तक मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों कि आप जो स्कूलों में जो परिचारक या स्वच्छक हैं, उनके लिए 8वीं पास और बहुत से कार्यालयों में ये 10वीं पास भी रह सकती है। तो आप सभी को बता दूँ कि ग्रुप डी के तहत जो अभी तक भर्ती की जाती हैं, वह 8वीं पास या 10वीं पास के बेस पे ही की जाती हैं। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, वह 8वीं पास या 10वीं पास दोनों में से कोई भी रह सकती है। मैं दोनों क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि जो आउटसोर्सिंग कंपनी आएगी, वो निर्धारित करेगी कि इसमें शैक्षणिक योग्यता वह क्या रखना चाहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि मैं बार-बार देख रहा हूँ, बार-बार कमेंट आ रहा है कि इसमें जो आवेदन होगा, वह आवेदन की जो प्रक्रिया होगी, वह कैसे होगी? वह ऑनलाइन माध्यम से होगा या ऑफ़लाइन माध्यम से होगा? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, जब परसों यहाँ पे उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ दिन पूर्व एक स्टेटमेंट दिया गया था और इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया था। उन्होंने साफ-साफ इसमें कहा है कि जो आपके इसमें आवेदन होने हैं, वह होने हैं ऑनलाइन माध्यम से। अब ऑनलाइन माध्यम से भी यह किस तरीके से होने वाले हैं, इसको मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो इसके लिए आवेदन होगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो भी भर्तियां आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से होती हैं, वह किससे होती हैं? उत्तराखंड का एक रोजगार प्रयाग पोर्टल है, जिसको हम बोलते हैं उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? प्रयाग पोर्टल। उस पे ही जितनी भी जॉब्स आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती हैं, इसी पोर्टल के माध्यम से होती हैं। तो आप सभी को मैं पहले ही बता दूँ कि उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप इस प्रयाग पोर्टल पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या करना आपको कैसे करना है अपने मोबाइल से घर बैठे, इस पर भी मैंने एक ब्रीफ वीडियो बना के रखा हुआ है, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आप किस तरीके से प्रयाग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि इस भर्ती के लिए साफ साफ बोल दिया है उन्होंने, हमें अधिकारियों ने, कि इसके लिए आपका प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उसके बाद ही आपकी यहाँ पे आगे की भर्ती प्रोसेस होगी। क्योंकि ऑनलाइन होगी तो आपके पहले आवेदन रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल करके ले जाएंगे। फिर जहाँ पर भी आउटसोर्सिंग कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे चेक होंगे, उस तरीके से आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो आवेदन भी आप सबको समझ में आ गया होगा कि यह ऑनलाइन माध्यम से होगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि इस जॉब के लिए आपको वेतन कितना मिलेगा। तो जो मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि जो इसके लिए आपको जो वेतन मिलने वाला है, वह मिलने वाला है
15,000 रुपये बेसिक पे के हिसाब से। मतलब कि जो आपका जो शुरुआती वेतन रहने वाला है, जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है, वह 15,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर वेतन तय किया गया है। ठीक है? ये इस चीज़ को भी आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद जो आपका रहने वाला है अगला पॉइंट, वह रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों, जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिए हुए हैं ना, जो भी मैंने यहाँ पे बिंदु लिए हुए हैं भर्ती से संबंधित जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, ये क्योंकि मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बना दी है, लेकिन वहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों को बार-बार कमेंट आ रहा है कि इस पे एक ब्रीफ वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उन्हें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो बार-बार कमेंट कर रहे हैं, फिर उन्हें बार-बार मुझे बताना उसके बारे में पड़ रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इस पे एक पहले एक अच्छा-सा वीडियो बना कर के बता दिया जाए कि किस-किस तरीके की जो इसमें है नई-नई बातें जो आ रही हैं बाहर से, वो मैं इसको आपको इसमें इंक्लूड करके बता रहा हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होगा? तो दोस्तों यहाँ पर साफ-साफ कहा जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है। ठीक है? उसके बाद जो अभी क यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी आएगी, वो उस पे निर्धारित तो कर लेगी कि होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि नहीं होगा कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि आउटसोर्सिंग से की जो भी जॉब्स आती है, उसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम नहीं होगा, तो सीधे-सीधे आपके जब फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपके क्या होंगे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो चेक होंगे। ठीक है? आगे जो हम इस पे बात करने वाले हैं, वह करने वाले हैं बहुत से अभ्यर्थियों को यह भी सवाल है कि आपने आवेदन का तो बता दिया कि ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन होगा, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे? अगर एग्ज़ाम ही नहीं होगा, तो इसमें सिलेक्शन होगा कैसे? क्योंकि इस भर्ती का वेट बहुत से अभ्यर्थी कर रहे हैं? क्योंकि इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि क्यों इसमें क्या होने वाला है, जो प्राथमिकता मिलने वाली है, स्थानीय लोगों को मिलने वाली है। तो इसमें सिलेक्शन होगा कैसे? क्योंकि पोस्टें कम हैं। टोटल पोस्टें जो रहने वाली हैं 2,364 पोस्ट हैं। उसके बाद अब इसमें सिलेक्शन होगा कैसे? प्रत्येक ज़िले के लिए और प्रत्येक विकास खंड में ये पोस्टें निकलने वाली हैं। जहाँ-जहाँ पर भी रिक्त पद हैं, तो सिलेक्शन होगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही बन के आ रहा है अभी। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि जो सिलेक्शन इसमें रहेगा, जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो इसमें सिलेक्शन रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, उसके हिसाब से इसमें आपका सिलेक्शन रहेगा। जैसे कि अभी तक जैसे अभी कुछ टाइम पूर्व आंगनवाड़ी में जो भर्ती हुई थी, उसमें भी क्या हुआ था कि 8वीं के मार्क्स हो गए, 10वीं के मार्क्स हो गए, 12 के मार्क्स हो गए, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के हो गए, उसके बाद अगर अपना अदर वो कर रखा है, कोई डिग्री लिए मतलब अदर डिप्लोमा कर रखा है, तो उसके मार्क्स हो गए, ये निर्धारित किए जाएँगे। उसके बाद जो आपका टोटल सम बनेगा, उसके हिसाब से आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब उसके बाद इस तरीके का आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जो वैकेंसी आपकी जो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स है, वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि मतलब किस तरीके से इसमें पदों का जो विवरण है, वो मैं आपको दे चुका हूँ कि यहाँ पे परिचारक, स्वच्छक और चौकीदार की यहाँ पर तैनाती होनी है, प्रत्येक स्कूल्स में और प्रत्येक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में। जिसमें कि प्राथमिकता आपको स्थानीय लोगों को दे दी जानी है। लेकिन अब सिलेक्शन जो होगा वो किस तरीके से होगा? क्योंकि प्रत्येक ज़िले में बहुत सारे ब्लॉक हैं, बहुत सारी तहसीलें हैं, तो उसके किस हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा वो भी मैं आप सबको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब कुछ दिन पूर्व जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनके द्वारा कहा गया था, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि जो इसमें सिलेक्शन होगा वहाँ पे क्या होने वाला है कि सबसे पूर्व आपको क्या होगा कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वह किस तरीके से दी जाएगी? जिस ब्लॉक के आप निवासी हैं या आप जिस पंचायत में आते हैं, ग्राम पंचायत में, उसी के लिए पहले आप आवेदन करेंगे। ठीक है? क्योंकि जैसे ही आप उसमें आवेदन करेंगे तो जाके पता लगेगा कि इसमें कितने लोगों ने आवेदन किया हुआ है। अगर ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिलता है, तो उसके ब्लॉक के अंदर आप पूरा आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद अगर वहाँ भी नहीं मिलता है, तो पूरे ज़िले के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। इस तरीके का आपका आवेदन इसमें होने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहती है, वह रहने वाली है डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको इस भर्ती के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है डोमिसाइल। डोमिसाइल जो आपका है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट वो? क्योंकि सबसे पहले आपका देखा जाएगा स्थायी प्रमाण पत्र, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपकी जितनी भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ-साथ ही आपकी फ़ोटोज़, उसके साथ-साथ आपके जो आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, इस वो भी आपके पास होना चाहिए। अब इतने डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपके पास जो इस भर्ती को जो आप ऑनलाइन भरेंगे, उसका जो आपके पास प्रिंट आउट होगा वो भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके के आपको डॉक्यूमेंट्स में तैयार करने हैं। बहुत से लोगों का या बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी सवाल था कि क्या
इसमें एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है क्या? तो अभी मैं आप सभी को बता दूँ, कुछ दिन पूर्व जब हम भी इस भर्ती के बारे में देख रहे थे, तो उसमें साफ-साफ लिखा गया था कि प्रयाग पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। लेकिन आप सभी को मैं यह बता दूँ कि प्रयाग पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन तभी कर सकते हैं, जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन को हम सेवायोजन कार्यालय भी कहते हैं, जिसका आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए अगर आप प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट का जो सर्टिफिकेट है, वह आपके पास होना अनिवार्य होगा। क्योंकि उसमें आपका, जब आप प्रयाग पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट का नंबर होता है, वह डलता है। तो दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए अभी तक आप जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती का वेट कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने अगर इस एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन को नहीं करवा रखा है, तो आप करवा लीजिए। 1 दिन के अंदर में आपका, 1 से 2 दिन के अंदर में आपका ये बन के आ जाता है। उसके बाद आप घर बैठे अपना प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों अनिवार्य है दोस्तों? क्योंकि जब आप एक बार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो वहाँ पे आप बार-बार देख सकते हैं कि बहुत सारी जो उत्तराखंड की में जो आउटसोर्सिंग माध्यम से जो भर्तियाँ निकलती हैं, उस पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अभी भी मैंने कुछ दिन पूर्व बताया था कि 29 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी, जो मैंने वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल में दिया था। तो बहुत से बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बहुत से ज़िले ऐसे थे जहाँ पर की वैकेंसी निकली हुई थी ड्राइवर की और परिचारक की, और हॉस्पिटल्स में ड्राइवर की वैकेंसी वहाँ बहुत निकली हुई थी। तो वो भी मैंने इसमें डाला हुआ था। तो इसलिए आपका इस पे प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। मैंने इस वीडियो में, मुझे पता है कि यह वीडियो बहुत लंबा बन गया है, बहुत लेंदी हो गया है, लेकिन जितनी भी मेरे को अभी याद आ रहा है कि जो बच्चों की क्वेरीज़ हैं, वो सभी क्वेरीज़ को मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है। अगर कोई भी नया अपडेट आता है, तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। हाँ, एक बात और याद आ रही है कि बार-बार बच्चों का सवाल आ रहा है कि मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि मैंने अभी अब तो आपको बता दिया है, कुल 3 डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पर खाली पदों की संख्या है, उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों को यह सवाल आ रहा है कि जो अभी तक तो वैकेंट लिस्ट जारी हो रही है, तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी कब? तो मैं आप सभी को बता देने वाला हूँ दोस्तों। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जो जितनी भी लिस्ट आ रही है, वो साथ में नहीं आ रही हैं। हर दिन, हर 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद लिस्ट प्रत्येक ज़िले की अलग-अलग आ रही है। जैसे पहले-पहले टिहरी ज़िले की निकली थी, उसके बाद पिथौरागढ़ की आई, उसके बाद पौड़ी की आ चुकी है। तो ऐसे ही करके इनकी भर्तियाँ भी इसी क्रम में होने वाली हैं, ठीक है? और मैं आप सभी को बता दूँ कि जो अभी ये लिस्ट निकल रही है, ये कोई अभी आवेदन शुरू नहीं हो रखे हैं। ये केवल अभी उस ज़िले के अंदर जितने भी स्कूल, जितने भी कार्यालय जहाँ पर कि पदों की संख्या रिक्त है, उनकी पीडीएफ आ रही है या उनकी लिस्ट आ रही है, क्योंकि उनको क्रॉस चेक किया जा रहा है कि सच में वहाँ पे ऐसा है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद जैसे ही इसमें आवेदन शुरू होंगे, तो चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। और मैं आप सबको यह भी बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों जिलों की वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहाँ से उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो इतना मैंने आप सभी को इसके बारे में बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी नया नोटिफ़िकेशन इस भर्ती से रिलेटेड आता है, तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।